नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस में जिस तरह से आनंद शर्मा जी ने प्रश्न एक सवाल उठाया है कि कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन क्यों किया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें चुनाव चल रहे हैं 5 प्रांतों में भारत के, और उसमें पश्चिम बंगाल भी है। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने एक गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, सामने 3 पार्टियां हैं, और एक कांग्रेस है, दूसरे वामपंथी लोग हैं, और तीसरी इंडियन सेकुलर फ्रंट है। इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता हैं अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो कि फुरफुरा शरीफ दरगाह के मुखिया हैं वो। और जो ये गठबंधन कांग्रेस ने उनके साथ किया है, तो इस पर आनंद शर्मा ने बहुत ज़ोरदार प्रतिक्रिया दिया है, और उन्होंने कहा कि ये एक फ़िरका परस्त ताकत के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, जो कि ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ये प्रश्न है, और मेरी एक बात यह है कि आनंद शर्मा जी को फुरफुरा शरीफ के पीरजादा जी फ़िरका परस्त लगे या उनका संगठन फ़िरका परस्त है, ये उन्हें जो पता लग गया है। इससे पहले भी कुछ और भी चीज़ें रही हैं, शायद आनंद शर्मा जी को पता नहीं लगा, या उनको पता था तो उन्होंने बताया नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का विभाजन जो 1947 में हुआ था, तो उसका विभाजन करने वालों में या कराने वालों में नेता के तौर पे तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, लेकिन उनकी पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग थी। तो वो मुस्लिम लीग का एक हिस्सा आज भी भारत में ज़िंदा है, और वो भारत के केरल प्रांत में एक्टिव है। तो कांग्रेस पार्टी उस मुस्लिम लीग की पार्टनर है और सरकार में साझेदार भी रहती है। और अभी जो पीछे इनकी यूपीए की सरकार थी, उस सरकार में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उनकी सरकार में एक मंत्री मुस्लिम लीग के भी थे, और आज भी कांग्रेस की मुस्लिम लीग पार्टनर है। तो आनंद शर्मा जी को पता नहीं ये सांप्रदायिक लगे नहीं लगे, ऐसा क्यों, ये तो मालूम नहीं है। दूसरा एक और भी हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का उन्होंने विरोध इसलिए किया कि वो मुस्लिम क्लैरिक हैं या कोई और बात है, तो इस तरह से जो असम में भी इनका एक गठबंधन है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके बदरुद्दीन अजमल नेता हैं, तो वो भी तो शायद उसी ग्रुप के या उसी कैटेगरी के हैं। तो वहाँ पर तो कांग्रेस में मतलब जो कि जो सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई, कम से कम आनंद शर्मा जी को नज़र नहीं आई। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे पास। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने शिवसेना से जो हाथ मिलाया है, तो शिवसेना के बारे में आनंद शर्मा जी का क्या ख्याल है। जैसा कि वो लोग हमेशा ज़िंदगी भर तो यही कहते थे कि नंबर 1 की सांप्रदायिक पार्टी है, और वही शिवसेना हमेशा क्लेम करती रही है कि बाबरी मस्जिद को हमने ढहाया है, तोड़ा है, और कांग्रेस चीखती रही है कि जो है ये तो इन्हीं लोगों ने तोड़ा। वही कांग्रेस आज उनके साथ गठबंधन में है। तो मेरा मतलब है कि आनंद शर्मा जी ने इस चीज़ का विरोध तब भी नहीं किया। तो ये आखिर अचानक आनंद शर्मा जी को क्या लगा कि वो फुरफुरा शरीफ की पीरजादा को सांप्रदायिक कहने लगे। तो मुझे जैसा कि उस विषय में जो समझ में आ रही है बात, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी बेचैन है इस समय, कांग्रेस के नेता लोग बेचैन हैं। कांग्रेस को लगातार जो ये डिफीट मिली है, जो पराजय मिली है, और वो एक ज़बरदस्त रूप में मिली है। 2014 में मिली, फिर उनको आगे 2019 में मिली है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े लेवल के नेता हैं, वो लोग थोड़े से विचलित हो गए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये स्थिति कब तक चलती रहेगी। और मेरा मतलब ये कहने का है कि उन्हें राहुल गांधी जी की नेतृत्व की क्षमता पर विश्वास नहीं है। वो राहुल गांधी को नहीं समझते कि ये भी एक सक्सेसफुल लीडर हैं, या कि ये पार्टी का नेतृत्व अच्छी तरह कर सकते हैं, या पार्टी को वो फ्यूचर में भी विजयी बना सकते हैं, ऐसा उनको लगता नहीं है। और इस तरह से उनके अंदर छटपटाहट और बेचैनी इन नेताओं में ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इसी का परिणाम है कि एक G23 जो ग्रुप भी बना है, और वो ग्रुप एक्चुअली उन्हीं लोगों का है जो लोग परेशान हैं, क्योंकि वो लोग परेशान डिफीट से तो हैं, लेकिन इस बात से भी परेशान है कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो उनको असफल मानते हैं। अब बात है कि वो राहुल गांधी को हटा भी नहीं पा रहे हैं, तो वो बेचारे परेशान हैं, इसलिए अपनी छटपटाहट को इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं। और एक आगे ये भी कारण है, जो इस तरह के जो
पार्टी के अंदर जो विवाद या इस तरह की परेशानी पैदा हो रही है, उसका एक कारण ये भी है कि पार्टी में जो एक जो सेटअप है, जैसे कि नेतृत्व स्पष्ट नहीं है। अगर पार्टी के अंदर कोई संकट भी आता है तो आपस में बातचीत करके उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन उनके पास कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि नेतृत्व सोया सा नज़र आ रहा है। तो हर कोई परेशान है कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। एक बात ये भी है साथ में कि कांग्रेस पार्टी में जैसा कि ये लग रहा है कि वो लोग नेतृत्व को तो बदलना चाह रहे हैं, लेकिन बदलने की इन लोगों के अंदर क्षमता ही नहीं है। मतलब मेरे कहने का कि ये नेता लोग मास बेस्ड नहीं हैं, न पार्टी के अंदर इनकी कोई ज़्यादा औकात है, न पार्टी के बाहर भी या जनता के बीच में भी। तो इसलिए इस तरह के बयानबाजियां कर रहे हैं। अभी शुरुआत है और आने वाले वक्त में देखिए क्या ये रूप धारण करता है। और साथ साथ ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बात देखने की ज़रूरत है कि अगर देश के लिए तो ये मैं कह सकता हूँ कि अगर इस तरह का इनका जो विरोध है, अगर कांग्रेस पार्टी में थोड़ा और ज़्यादा प्रभावी रूप से आगे बढ़े तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा कदम है ये लोग विरोध करें, और विरोध होना भी चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी तो खैर ऐसी बढ़ती है, लेकिन कांग्रेस को भी इस तरह के विरोधों से या इन तरह की असंतुष्ट गतिविधियों से भी कांग्रेस को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कांग्रेस को जो करने की भी ज़रूरत है तो वह है जनता के साथ अपना संवाद बनाए और जनता में अपनी पकड़ को बनाए, और जनता ही उनको आगे सत्ता में ला सकती है, ना कि ये असंतुष्ट नेता लोग उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये खैर एक लोकतांत्रिक संगठन है और इस तरह के असंतोष वगैरह असंतुष्ट लोग रहते भी हैं, चलता रहता है। और आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।